हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी 1000 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है जिसमें हमारा पार्ट नंबर 10 है। अभी तक हम जितने प्रश्नों को देख चुके हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट साबित होंगे आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के नए क्वेश्चनों के साथ में। और आज के क्वेश्चन हमारे क्या रहने वाले हैं? ओके, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा। तो प्रश्न देखिएगा, पहला कितना क्वालिटी है प्रश्न में कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग मराठों की कराधान पद्धति से संबंधित है। तो मराठों की कराधान मतलब कर पद्धति से संबंधित है। कर से बात की जा रही है, कर यानी कि टैक्स से बात यहाँ पर की जा रही है। जात व सवार, चौथ व सरदेशमुखी, ओजल व फिरौती, इक्ता व जागीर। अगर बात करें मराठा साम्राज्य की, तो मराठा साम्राज्य की स्थापना की अगर हम बात करें या संस्थापक की बात करें तो कौन है? छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी को मराठा साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, सभी को पता है। इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? चौथ व सरदेशमुखी। चौथ की अगर बात करेंगे, चौथ किसी शत्रु या विदेशियों के द्वारा लिया जाता था जो 1/4 होता था, यानी कि कह सकते हैं कितना होता था? 25% होता था। लेकिन अगर बात करें सरदेशमुखी की, तो सरदेशमुखी लिया आता था जो कितना होता था? आपके उपज का कितना? 10% होता था। कितना होता था? 10% हो सकता था, यानी कह सकते हैं 1/10 होता था। लेकिन आपका चौथ जो होता था वो कितना होता था? 1/4 होता था। मराठा साम्राज्य की संस्थापक की बात करेंगे तो कौन थे? छत्रपति शिवाजी। ओके, कौन थे? छत्रपति शिवाजी। अगला प्रश्न कि शहर से गांव प्रवास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकारक फैक्ट नहीं है। यानी कि जो व्यक्ति गांव से शहर की ओर जाते हैं उनके लिए कौन सा कारक इसमें से फैक्ट नहीं है, ये पूछा जा रहा है। कि रहने के लिए गांव से कहां पहुंचे लोग? शहर की ओर प्रवास कर दिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकारक नहीं है? गरीबी, बेरोजगारी, प्राकृतिक खतरे व जलवायु परिवर्तन, या रोजगार के अवसर। आपको पता है कि गांव से लोग शहर की ओर मूव करेंगे तो क्या होगा? रोजगार के अवसर उसमें शामिल नहीं होंगे। रोजगार के अवसर जाने के बाद कहाँ मिलेंगे? शहर में क्या मिलेंगे? रोजगार के अवसर मिलेंगे। जलवायु परिवर्तन की बात करेंगे तो जलवायु परिवर्तन के लिए बहुत ही खतरनाक गैस है जिसे हम कहते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। या हम इसको कह सकते हैं दूसरे जो सबसे खतरनाक गैस है उसको हम कह सकते हैं जलवाष्प। क्या कह सकते हैं उसको हम? तो उसको हम जलवाष्प कह सकते हैं। तो जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे हानिकारक गैस या जिम्मेदार गैस कौन सी है? तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, या दूसरे नंबर पे कहे तो वाटर वेपर यानी कि जलवाष्प गैस है। गरीबी की बात अगर करें, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है भारत में। गरीबी की बात करें तो गरीबी उन्मूलन का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। बेरोजगारी का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया था। प्राकृतिक खतरे भी हैं और जलवायु परिवर्तन भी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास में? रोजगार के अवसर। तो रोजगार के अवसर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत के विभिन्न भागों में कोडू, बीबार, पेड़ा स्थानीय नाम से किस प्रकार की खेती को दर्शाता है? अगर बात करें तो ये झूम की खेती को दर्शाता है। किस खेती को दर्शाता है? झूम खेती, या कह सकते हैं शिफ्टिंग खेती। शिफ्टिंग खेती को दर्शाता है। अगर ओवरऑल हम दोनों की बात करें तो इनको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम स्थानांतरण खेती के नाम से जानते हैं। किस खेती के नाम से जानते हैं? स्थानांतरण खेती के नाम से जानते हैं। आपके पूर्वोत्तर भारत में एक खेती प्रचलित है। हमारे उत्तर भारत, दक्षिण भारत में प्रचलित नहीं है, लेकिन पूर्वोत्तर भारत में एक खेती क्या है? आपके प्रचलित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीय पूंजी बाजार की विशेषता नहीं है? यानी कि बाजार की विशेषता नहीं है। तो कौन सी द्वितीय पूंजी बाजार की विशेषता नहीं है? यह तरलता का निर्माण करती है। बिल्कुल ठीक है, ये करेगी तरलता का निर्माण। सेकेंडरी मार्केट में पहली बार किसी नई सिक्योरिटी को नहीं बेचा जा सकता है। तो बिल्कुल ठीक बात है, नहीं बेचा जा सकता है।
यह नए मुद्दों से संबंधित होती है। तो आपको पता है द्वितीय क्षेत्र कभी भी नए मुद्दे से संबंधित नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर नंबर होगा सी, ये नए मुद्दे से संबंधित होती है, नहीं होती है। ये नए निवेश को बढ़ावा देती है। तो बिल्कुल आइए भाई इन्वेस्ट करिएगा। तो ये भी है हमारे पास में। क्या विशेषता नहीं है, तो विशेषता आपके सी नहीं है, ये नए मुद्दों से संबंधित नहीं होती है। ओके, अगला प्रश्न है हमारा कि कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या है। तो कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या होती है हमारी, ऑर्निथोलॉजी, फाइकोलॉजी, सोरोलॉजी या एंटमोलॉजी। अगर हम एंथ्रियोलॉजी की बात करेंगे तो पक्षियों का अध्ययन, अगर हम बात करेंगे पक्षियों का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन। फाइकोलॉजी की बात करते हैं तो शैवाल का अध्ययन, स्टडी ऑफ शैवाल या शैवाल का अध्ययन। सोरोलॉजी की बात करेंगे तो छिपकलियों का अध्ययन, छिपकली का अध्ययन या छिपकलियों का अध्ययन। एंटमोलॉजी की बात करेंगे तो कीटों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन। तो देखिएगा ये हमारे चारों क्लियर हुए और ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही देखिएगा कि शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। तो शैवाल का एक सगा भाई है जिसे हम कहते हैं कवक। तो कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, कवक के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी। क्या कहते हैं कवक के अध्ययन को, तो कवक के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी। और मैं आपको बेहद इंपॉर्टेंट बता दूं जो आपके पेपर में आ सकते हैं, जैसे वृद्धावस्था का अध्ययन, वृद्धावस्था का अध्ययन क्या कहलाता है, तो जेरेंटोलॉजी कहलाता है। वृद्धावस्था का अध्ययन जेरोंटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, वृद्धावस्था का अध्ययन जेरोंटोलॉजी कहलाता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेरोंटोलॉजी। ठीक है, आपके पेपर में कई बार पूछा जाएगा ये प्रश्न आपसे कि जेरोंटोलॉजी क्या होता है। तो वृद्धावस्था का अध्ययन क्या कहलाता है, जेरोंटोलॉजी कहलाता है। इसी प्रकार देखिएगा पक्षी हो गए, शैवाल हो गए। अगर शैवाल की हम याद करने की ट्रिक देखें तो शैवाल को बोलते हैं अलगी, और शैवाल को अगली बोलते हैं तो ए एफ यानी कि एफ, और माइकोलॉजी यानी कि फंगी बोलते हैं तो एफ एम यानी कि माइकोलॉजी। तो आप देखिएगा ए एफ बराबर एफ एम। ओके, याद रखिएगा, अलगी साइकोलॉजी, माइकोलॉजी को क्या बोलते हैं, फंगी बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कौन सूर्य ताप को वर्णित करता है, यानी कि सूर्य ताप जो है, सूर्य ताप है जो, उसको कौन वर्णित करता है, सूर्य ताप को। गर्मी व शीतलता की डिग्री, बाहर निकलने वाली सौर विकिरण की किरणें, आने वाली सौर ऊर्जा या मौसम की स्थिति। देखिए मौसम की स्थिति तो इसका आंसर कतई नहीं हो सकता, मौसम की स्थिति को बिल्कुल भी निर्धारित नहीं करेगा ये। क्या करेगा कि सूर्य तप है, तो सूर्य तप क्या होगा, जो भी किरणें निकलेंगी भाई हमारा राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर क्या होगा हमारे पास में, राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी, ये हमारा राइट आंसर होगा। तो देखिएगा सूर्य की अगर हम बात करें तो देखिएगा ये आपका सूर्य है, और सूर्य में दो गैसें पाई जाती हैं, एक तो आपकी हाइड्रोजन, दूसरी आपकी हीलियम। यानी कि हाइड्रोजन का 75% होता है और ये आपका 24% होता है, यानी कि अप्रॉक्स में कह सकते हैं 25%। तो सूर्य से जो किरणें आती हैं, सूर्य किरणें जो आती हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, परावैंगनी किरणें। क्या कहते हैं उनको, परावैंगनी किरणें कहते हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें कहते हैं। और ये परावैंगनी किरणों को अवशोषित करने का कार्य करती है समताप मंडल। समताप मंडल में एक परत पाई जाती है जिसे हम कहते हैं ओजोन लेयर। समताप मंडल में एक परत पाई जाती है जिसे कहते हैं ओजोन लेयर, या कह सकते हैं कि परावैंगनी किरणों को कहां पर अवशोषित किया जाता है, तो 98% जो परावैंगनी किरणें हैं उनको अवशोषित कर लिया जाता है कहां पर, उनको अवशोषित कर लिया जाता है समताप मंडल में। समताप मंडल में एक परत पाई जाती है ओजोन परत, और ओजोन परत संरक्षण दिवस बनाते हैं 16 सितंबर को। तो ओजोन परत संरक्षण दिवस कब बनाते हैं हम, 16 सितंबर को बनाते हैं। तो सूर्य का प्रकाश मान लीजिएगा पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। यानी कि हम अप्रोक्स कह सकते हैं
500 सेकंड का भी समय लगता है। अगर सेकंड में पूछा जाता है तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। अगर सूर्य की बात करेंगे तो सूर्य के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, हेलियोसिस्मोलॉजी कहते हैं। हेलियोसिस्मोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो हेलियोसिस्मोलॉजी के नाम से जानते हैं सूर्य के अध्ययन को। ओके, तो याद रखिएगा इस बात को। तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने का कार्य करती है ओजोन परत। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल। और समताप मंडल जो होता है वो पूरी तरह से मौसमी घटनाओं से मुक्त होता है। तो मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती हैं, तो मौसमी घटनाएं तो मुक्त होता है। तो मौसमी घटनाएं जो होती हैं वो आपके क्षोभ मंडल में होती हैं। पृथ्वी की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं, तो पृथ्वी की सबसे निचली परत को हम कहते हैं क्षोभ मंडल। ओके, क्या कहते हैं पृथ्वी की सबसे निचली परत को, ट्रोपोस्फीयर यानी कि क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। और उसी में क्या होते हैं, सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। तो वायुयान कहाँ उड़ेंगे, जहां पर मौसमी घटनाएं नहीं होंगी, यानी समताप मंडल में आपके वायुयान उड़ेंगे। तो सूर्य से आने वाली जो भी किरणें होती हैं उनको क्या कहते हैं, उनको सूर्यातप के नाम से हम जानते हैं। ओके, अगला है किसी शरीर की आनुवंशिक सामग्री डीएनए में गठित की जाती है। मानव शरीर में ये डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो मानव शरीर में यह डीएनए पाया कहाँ जाता है, प्रश्न है। आनुवंशिक की बात करेंगे तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारी स्टोरी, जो हमारी स्थिति चलती रहती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम जेनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम जेनेटिक्स कहते हैं। और जेनेटिक्स की बात करें तो पिता किसे कहते हैं हम जेनेटिक्स का, ग्रेगर जॉन मेंडल को। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को जेनेटिक्स का पिता कहा जाता है। और जेनेटिक्स क्या होता है हमारा, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी से पीढ़ी तक, ठीक है, ये हमारा जेनेटिक्स होता है। इन्होंने सबसे पहले जेनेटिक्स खोजा था वो मटर के पौधे पर खोजा था। किसके पौधे पर, मटर के पौधे पर। तो मटर के पौधे पर सबसे पहले जेनेटिक्स को खोजा था, याद रखिएगा। प्रश्न है कि जो डीएनए होता है हमारी मानव शरीर में, वो डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो डीएनए पाया कहाँ पे जाता है, तो वो डीएनए आपके नाभिक में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, नाभिक में पाया जाता है वो डीएनए आपके, ठीक है। याद रखिएगा कहाँ पर पाया जाता है, नाभिक में पाया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि मटर के पौधे पर खोज करी थी और दूसरा जो आविष्कार किया था वो किस पर किया था, यानी कि दूसरा मक्का पर किया था। तो मक्का पर किसने किया था, ये आप बताइएगा। मक्का पर आनुवंशिक पदार्थ की खोज किसने की थी, ये आप लोग बताइएगा, ठीक है। मटर के दाने की बात करेंगे तो मटर का दाने का जो वजन होता है वो बिल्कुल किसके समान होता है, 0.6 ग्राम होता है। और आपकी पीयूष ग्रंथि का वेट भी आपके इतना ही होता है, पीयूष ग्रंथि, ठीक है। ऐसे भी प्रश्न पेपर में आपके आते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा इन प्रश्नों को, ठीक है। जल निकाय के स्वास्थ्य का निर्धारण करने के लिए क्या मापा जाता है, क्या मापा जाता है, जल निकाय के स्वास्थ्य का निर्धारण करने के लिए उसमें क्या मापा जाता है, घुलित ऑक्सीजन, घुलित फ्लोरीन, घुलित मीथेन या घुलित कैल्शियम। तो सिंपल सी बात है, जल निकाय का निर्धारण करने के लिए क्या मापा जाता है। अगर हम बात करें कि विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस हम मनाते हैं 22 मार्च को। कब बनाते हैं विश्व जल दिवस, 22 मार्च को बनाते हैं। और जल दिवस यानी कि साधारण जल का जो फार्मूला होता है उसको हम क्या कहते हैं, H2O। अगर हम इसकी रासायनिक विज्ञान की भाषा में इसको बोल रहे हैं तो क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं हम इसको, ड्यूटेरियम ऑक्साइड के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है। क्या जानते हैं इसको, ड्यूटेरियम ऑक्साइड के नाम से इसको जानते हैं। और एक हमारा, ठीक है, सॉरी, इसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड नहीं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड हम कहते हैं D2O को। D2O जो हमारा भारी जल होता है उसको बोलते हैं हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड, भारी जल को। और अगर हम बात करें कि
इसको क्या बोलेंगे, H2O को तो हाइड्रो ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, हाइड्रो ऑक्साइड बोलते हैं। तो H2O को हम हाइड्रो ऑक्साइड बोलते हैं। जो भारी जल हमारा D2O होता है उसको हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं। ड्यूटेरियम ऑक्साइड की जो खोज करता है वो कौन है, उरे। ठीक है, डिस्कवर्ड किसने किया था इसको, तो वैज्ञानिक उरे ने इसको डिस्कवर्ड किया था। कई बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, और जल के अध्ययन की बात करेंगे कि अगर हम जल के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो जल का अध्ययन क्या कहलाता है, आपसे पता होगा आप लोगों को जल के अध्ययन को क्या कहते हैं हम। तो जल के अध्ययन को हम कहते हैं हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी जल के अध्ययन को कहा जाता है। तो देखिएगा, जल से स्पष्ट है, जल दिवस 22 मार्च को बनाया जाता है। H2O को हाइड्रो ऑक्साइड कहते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O को कहते हैं, उरे ने इसको खोजा था। और जल का अध्ययन क्या कहलाता है, हाइड्रोलॉजी कहलाता है। तो जल निकाय के स्वास्थ्य का निर्धारण करने के लिए किसके मापन की जाती है, तो इसमें घुलित ऑक्सीजन की मापन की जाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। तो कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है, कि आर्टिकल नंबर 32, 132, 61 या कह सकते हैं 143, इसको कह सकते हैं आई लव यू। ये तो बहुत अच्छा आर्टिकल है ना, कहते नहीं है कि 143 आई लव यू। तो कौन सा आर्टिकल होगा हमारा, तो कौन सा आर्टिकल होगा, तो देखिएगा, अगर मैं बात करूं आर्टिकल नंबर 32 की, आर्टिकल नंबर 32 को कहा जाता है, देखिएगा, संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत। संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत कहा जाता है। किस आर्टिकल को कहा जाता है, तो अनुच्छेद नंबर 32। तो संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत कह सकता है अनुच्छेद नंबर 32 को। और इसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने हृदय व आत्मा के नाम से भी सम्मानित किया। हृदय व आत्मा के नाम से भी इस आर्टिकल को क्या किया, सम्मानित किया। इसका मतलब होता है रिट। तो रिट का मतलब जो हमारा होगा, इसके अंतर्गत रिटों को रखा गया है, और रिट का मतलब होता है आदेश देना। तो कितनी रिटों को रखा गया है, तो 5 रिटों को रखा गया है। जैसे नंबर 1, बंदी प्रत्यक्षीकरण। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी रिट को नहीं रखा गया है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण पहली रिट हमारी। दूसरी रिट की बात करेंगे तो परमादेश। परमादेश। तीसरे की बात करेंगे तो प्रतिषेध। चौथे अगर पॉइंट की बात करेंगे, ठीक है, चौथा हमारा क्या होगा, कह सकते हैं फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करेंगे यहां से, तो फोर्थ पॉइंट हमारा होगा उत्प्रेषण। और उसके बाद 5वीं रिट की बात करेंगे तो अधिकार प्रक्षा। अधिकार प्रक्षा। तो 5 रिटें हैं हमारी। ठीक है, जो आर्टिकल नंबर किसके अंतर्गत आती हैं, जो आर्टिकल नंबर 5 यानी कि आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत आती हैं। यदि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट में अगर हम रिट दायर करेंगे तो आर्टिकल नंबर 32 के अकॉर्डिंग दायर करेंगे। और अगर हाई कोर्ट में रिट को दाखिल करेंगे तो आर्टिकल नंबर 226 यानी कि 226 के अकॉर्डिंग उसमें दाखिल करेंगे रिट को अपनी। तो रिट का मतलब क्या होता है, आदेश देना। अगर अनुच्छेद नंबर बात करें राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद नंबर 61 क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 61 में है। अब अगर मैं पूछूं कि परामर्श करने की शक्ति क्या है, तो आई लव यू में क्या है, परामर्श करने की शक्ति है 143 के अंतर्गत परामर्श करने की शक्ति है राष्ट्रपति को। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, किस आर्टिकल में कहा गया है, तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस आर्टिकल में कहा गया है, आर्टिकल नंबर 52 में कहा गया है
कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति लेगा। किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 143 के अंतर्गत शक्ति प्रदान करता है या शक्ति लेता है। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि अगर हमें रिट दाखिल करनी है मौलिक अधिकारों के हनन से संबंधित, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल नंबर 32, और अगर बात करेंगे हाई कोर्ट में तो 226 के अंतर्गत हम रिट को क्या करते हैं? दाखिल करते हैं। ठीक है, प्रसिद्ध पेंटिंग बनी ठनी किससे संबंधित है? तो प्रसिद्ध पेंटिंग बनी ठगी किससे संबंधित है? बूंदी शैली से, जयपुर शैली से, कांगड़ा शैली से या किशनगढ़ शैली से? तो किससे संबंधित है? आपके किशनगढ़ शैली से संबंधित है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिंगल वे में आपसे पूछा जाता है, इसलिए ज्यादा डिटेल इसके बारे में आती नहीं है। ठीक है, सिंध पर अंग्रेजों ने कब कब्जा किया था? सिंध पर अंग्रेजों ने कब्जा कब किया था? ऑप्शन देखिएगा, और बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कब कब्जा किए थे। ठीक है, तो सिंध देखिएगा पाकिस्तान में पहुंच गया है। तो अंग्रेजों पहले इंडिया में था, अब विभाजन के बाद पाकिस्तान में पहुंच गया है। भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया था 15 अगस्त 1947 को। अब सिंध कहां पहुंच गया है? पाकिस्तान में। तो सिंध पर अंग्रेजों ने कब्जा कब किया था? प्रश्न है। तो सिंध पर अंग्रेजों ने कब्जा किया था 1843 में। इस समय जो वायसराय थे, कह सकते हैं जो हमारे गवर्नर थे, वो कौन थे? लॉर्ड एलन बारो। इनका जो समय था, ठीक है, 1842 से लेके 1844 तक था। तो सिंध पर अंग्रेजों ने कब्जा कब किया था? 1843 में कब्जा किया था। पूछा गया होगा प्रश्न कभी ना कभी एग्जाम में कि सिंध पर जब अंग्रेजों ने कब्जा किया था 1843 में, तो उस समय वायसराय कौन थे? तो उस समय देखिएगा वायसराय कौन थे? एलन बारो वहां पर क्या थे? वायसराय थे हमारे। ठीक है, ओलेरी कल्चर किससे संबंधित है? ठीक है, देखिएगा आपके पास ऑप्शन है। अगर बात करें किससे संबंधित है, तो देखिएगा फूलों की खेती से जो संबंधित है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं फ्लोरिकल्चर। क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। रेशम से बात करेंगे तो सेरीकल्चर। ओलेरी कल्चर की बात करेंगे तो क्या आंसर होगा हमारे पास में? तो आंसर नंबर डी, सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं? ओलेरी कल्चर के नाम से जानते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो मध्य प्रदेश के साथ कौन सा राज्य ऐसा है जो अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश के 11 जिले सीमा साझा करते हैं। महाराष्ट्र सीमा साझा करेगा, बिल्कुल करेगा। उत्तर प्रदेश करेगा, ये भी करेगा। बिहार नहीं करता है। कौन सा नहीं करता? बिहार नहीं करता, गुजरात करता है। तो देखिएगा सबसे पहले महाराष्ट्र भी करता है। महाराष्ट्र के बाद अगर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश, ये भी सीमा साझा करता है। गुजरात के बाद एक राज्य है जो आपका राजस्थान सीमा साझा करेगा। और मध्य प्रदेश से कटकर एक राज्य बना था जिसे कहते हैं छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ भी क्या करेगा? सीमा को साझा करेगा। तो ये 5 राज्य हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा को साझा करते हैं, जिसमें सबसे लंबी जो सीमा बना रहा है वो कौन से जिले बना रहा है? उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। और इसके लिए एक योजना भी बनाई गई है, केन बेतवा परियोजना। केन बेतवा बेतवा परियोजना जो है वो आपके मध्य प्रदेश और आपके उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसके लिए एक क्रांति प्रस्तुत की गई थी जिसे कहते हैं अमृत क्रांति। तो प्रश्न ये भी बन सकता है पेपर में कि अमृत क्रांति किससे संबंधित है? तो अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। नदी जोड़ो परियोजना से क्या है? आपके संबंधित है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा।
ऐसे भी अब प्रश्न आपके पेपर में बनेगा, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएंगे, मुख्यमंत्री दिलाएंगे, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा, या राज्य का सेवायुक्त या सेवा मुक्त राज्यपाल, जो राज्यपाल मुक्त हो चुका है सेवा से, वो शपथ दिलाने आएगा। तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि राज्यपाल, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? अगर देखा जाए आर्टिकल नंबर 153, अगर आर्टिकल नंबर 153 की बात करी जाए तो आर्टिकल नंबर 153 के अंतर्गत अगर यहां से रखा जाएगा, ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 153 की बात करेंगे तो कहेंगे कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य का एक क्या होगा? राज्यपाल होगा। लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत, सुनिएगा, 7वां संविधान संशोधन 1926 के तहत ये भी कहा गया है कि एक राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, यानी कि एक राज्यपाल दो राज्य या दो से अधिक राज्यों के भी भूमिका निभा सकता है राज्यपाल के रूप में। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया। अगला पॉइंट है आर्टिकल नंबर 155। इसमें कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करेंगे। तो राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? तो राज्यपाल की नियुक्ति आपकी 155 आर्टिकल में है। किस आर्टिकल में है? तो 155 आर्टिकल में राज्यपाल की क्या है? नियुक्ति है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति किस आर्टिकल में है? 155 आर्टिकल में राज्यपाल की क्या है? नियुक्ति है। अब प्रश्न ये बनता है कि राज्यपाल की शपथ कौन दिलाएगा? तो आर्टिकल नंबर अगर हम बात करें 159 में क्या है? राज्यपाल की शपथ है। राज्यपाल की शपथ है। तो राज्यपाल की शपथ कौन दिलाएंगे? तो राज्यपाल की शपथ दिलाएंगे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। क्या दिलाएंगे? राज्यपाल की शपथ दिलाएंगे। इसी से संबंधित आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 164। मुख्यमंत्री की नियुक्ति ये प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। तो देखिएगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे किस अनुच्छेद के तहत? 164 अनुच्छेद के तहत। अगर बात करें 153 अनुच्छेद की, तो 153 अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत राज्यपाल को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हम बना सकते हैं। 155 राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करेंगे। राज्यपाल की शपथ जो दिलवाएंगे आपके उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाएंगे। और 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेंगे। तो मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे। राष्ट्रपति अभी मैंने आपको बताया, भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे। आर्टिकल को याद से देख लीजिएगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश क्या करेंगे? शपथ दिलवाएंगे किसको? राज्यपाल को क्या करेंगे? शपथ दिलाएंगे। ठीक है, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018। पहले तो इसको याद रखिएगा, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था? तो 2018 में आया था। किससे संबंधित था? आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में 10% आरक्षण प्रदान करना, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग किस अनुच्छेद में है? तो ओबीसी की अगर बात करेंगे 340 में है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आपके किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? अनुच्छेद
338। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आपके किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? 338 ए के अंतर्गत आती है, याद रखिएगा इस बात को। तो 102वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? आपके राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से क्या है? संबंधित है। ठीक है, कहना तैराकी करते समय गति का कौन सा नियम लागू होगा? तो तैराकी करते समय गति का नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगेगा। तो बताइएगा क्रिया प्रतिक्रिया में कौन सा नियम है? गति का पहला नियम क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम कहलाता है। गति का पहला नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। गति के दूसरे नियम से बल की परिभाषा निकलती है। बल की परिभाषा होती है द्रव्यमान गुणा त्वरण, यानी कि एक्सीलरेंस। ठीक है, और गति का तृतीय नियम जो होता है वो क्या कहलाता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो भाई ध्यान रखिएगा, जड़त्व का नियम, बल की परिभाषा और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। आंसर क्या होगा आपका? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, गति का चौथा नियम नहीं होता है। कह रहे हैं विद्युत फ्यूज बनाने के लिए उपयुक्त तारों का एक गुण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो विद्युत फ्यूज आपको पता होगा, आपके घर में बोर्ड लगे होते हैं, उसमें फ्यूज पहले लगता था, अब तो फ्यूज नहीं लगता, क्योंकि अब हमारे घर में स्टेबलाइजर लग जाता है, तो वह फ्यूज नहीं लगता है। तो उसको क्या होता है, जैसे ही लाइट का वोल्टेज बढ़ता था वैसे वो तार क्या होता है? टूट जाता था, जिससे हमारे घर के फैन हो गए, फ्रिज हो गए, वो क्या होते थे? खराब नहीं होते थे, फूकते नहीं थे, इसलिए उसे फ्यूज तार बोलते हैं। तो बिल्कुल बात है कि भाई कमजोर वर्ग का होगा ना, तो निम्न गलनांकी उसका होगा ना, निम्न गलनांकी उसका होना चाहिए, तभी वो नहीं फूकेगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में पन्ना जैव मंडल अभ्यारण्य स्थित है? सभी को पता होगा, एक पिछली बार भी हमने एक प्रश्न इसके अंतर्गत देखा था। तो पन्ना की बात करेंगे, पन्ना कहां पर है? तो पन्ना आपके मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के कुछ की बात कर ले, जैसे माधव, बांधवगढ़, पेंच, कहना, संजय नेशनल पार्क, ये सब क्या है? आपके मध्य प्रदेश में है। पश्चिम बंगाल की बात अगर करें तो पश्चिम बंगाल में देखिएगा बुक्सा नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क। ये सब क्या है? आपके पश्चिम बंगाल में है। केरल की बात करेंगे तो केरल में बेहद इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, जिसे कहते हैं साइलेंट वैली नेशनल पार्क। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, एनाबीकुलम नेशनल पार्क, ये सब क्या है? आपके केरल में। ठीक है, अब अगर हम बात करें उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में भी कई सारे नेशनल पार्क हैं, जैसे राजा जी नेशनल पार्क, गोविंद सागर, गोविंद सागर नेशनल पार्क, नंदा देवी, फूलों की घाटी, यमुनोत्री नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क। ये सब कहाँ पर है? तो ये सब नेशनल पार्क आपके उत्तराखंड में है। भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कार्बेट, जिसे हैली नेशनल पार्क और रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं, ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। तो ये सब के सब नेशनल पार्क आपके उत्तराखंड में हैं। तो सभी के हमने कुछ को नेशनल पार्क देख लिए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसको थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो किसको श्रेय दिया जाता है थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापना का? अगर बात करेंगे इस संस्थान की, अगर बात करेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी से एनी बेसेंट भी जुड़ी हुई थी, लेकिन एनी बेसेंट जब भारत में ये संस्थान आया था तो जुड़ी हुई थी। 1875 में इसकी स्थापना करी गई थी और भारत में इसका जो मुख्यालय बनाया गया था, जो अड्डा बनाया गया था, वो कहाँ पर बनाया गया था? मद्रास में बनाया गया था।
कहां पर बनाया गया था? मद्रास। मद्रास में कहां पर? अडेयार में। ठीक है, लेकिन इसकी स्थापना से जो जुड़े हुए थे वो आपके ऑप्शन नंबर बी, इसकी स्थापना से जुड़े हुए थे। मैडम ब्लावत्स्की व कर्नल ऑलकॉट इसकी संस्थापना से जुड़े हुए थे और इन्हीं को श्रेय दिया जाता है। लेकिन भारत में श्रेय दिया जाता है एनी बेसेंट को। एनी बेसेंट ने 2 समाचार पत्र निकाले थे, एक तो न्यू इंडिया, बेहद इंपॉर्टेंट है आपके, न्यू इंडिया, और दूसरा समाचार पत्र कॉमनवेल्थ। 2 समाचार पत्र निकाले थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 2 समाचार पत्र। भारत में इसका मुख्यालय कहां पर है? तो भारत में मुख्यालय आपके यानी कि अडयार यानी कि मद्रास में इसका मुख्यालय है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मुद्रास्फीति के लिए समायोजित राष्ट्रीय आय के मूल्य को क्या कहा जाता है? तो मुद्रास्फीति के जो समायोजित राष्ट्रीय आय होती है उसे वास्तविक राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम वास्तविक राष्ट्रीय आय कहते हैं। बिल्कुल आपको इसमें सोचने की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा चैप्टर वाइज में तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि मुद्रास्फीति के लिए समायोजित राष्ट्रीय आय के मूल्य को क्या कहा जाता है? तो आपकी एक्चुअल यानी कि कह सकते हैं वास्तविक राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में की थी। किसमें की थी? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में की थी। ओके, एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में की थी। दादा भाई नौरोजी जो थे जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते थे, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते थे, इन्होंने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था जिसे कहते हैं ड्रेन थ्योरी। क्या कहते हैं हम? जिसे हम ड्रेन थ्योरी के नाम से जानते हैं। और ड्रेन थ्योरी की अगर हम बात करेंगे तो इसे कहते हैं धन निष्कासन का सिद्धांत। धन निष्कासन का सिद्धांत कहते हैं। तो ड्रेन थ्योरी किसने दी थी? तो ड्रेन थ्योरी दी थी दादा भाई नौरोजी ने। इन्होंने कहा था भारत का रुपया कहाँ जा रहा है? ब्रिटिश जा रहा है। इसका विरोध किए सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया था। तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? तो राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने की थी। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जिसे हम कहते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय आय की गणना करता है। स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना की थी पीसी महालनोबिस ने। याद रखिएगा, स्वतंत्रता से पूर्व सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? तो स्वतंत्रता से पूर्व सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना की थी दादा भाई नौरोजी ने। लेकिन 1949 में जो गणना की थी स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले राष्ट्रीय आय की, वो किसने की थी? प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने गणना की थी। ओके, तो आज के प्रश्नों की श्रृंखला हमारे यहीं तक है। और आज देखिएगा कितने प्रश्न हम पढ़ चुके हैं? 201 प्रश्न, यानी कि 201 प्रश्नों को अभी तक हम पढ़ चुके हैं। तो आपके लिए कम से कम अगर मैं बात करूं तो कई सारे प्रश्न, कम से कम आप 2000-3000 प्रश्नों के करीब में पहुंच चुके होंगे। ठीक है, आपकी ए सीरीज जैसे ही हमारे पेपर के बाद ये सीरीज आपकी समाप्त होगी उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आरओ ए आर ओ, और बिल्कुल वही क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। पहले तो हम इसके प्रीवियस ईयर प्रश्न 200 तो 300 हर सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को लेंगे। उसके बाद इसके नए प्रश्नों को देखेंगे और तैयारी यहाँ से शुरू करेंगे आरओ ए आर ओ की। ओके, ठीक है, तो सभी लोग जुड़िएगा ज्ञान प्रवास से और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब चैनल को जरूर आप सभी लोग कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोबारा फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, बाय बाय।